हुआ के पाप किए हैं, या रहने नहीं देगा, बात करने नहीं देगा ये देश में? बताइए, छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहा है जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। ভগবান বিএসএফ কেন্দ্রীয় ফোর্স ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ চুরি করে আছে, মারতে ঢুকে ঢুকে একটা মেয়েকে মারছে। কিটা সুরক্ষিত, কিটা জানা? यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। मेरा नाम कुंवर अभिषेक सिंह है और आज आपके बीच राजनीतिक विवेचना में चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पिछले एक सप्ताह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल की हिंसा की चर्चा के साथ ही इस वक्त में देश में एक और चर्चा छिड़ गई है, और वो ये है कि क्या भारत की न्यायपालिका और विधायिका टकराव की स्थिति में है? क्या कार्यपालिका इस वक्त में किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गई है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आवश्यक है। बात पहले वक्फ बोर्ड कानून पर चर्चा की। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून हाल ही में 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी और यह कानून पूरी तरह से देश में लागू हो गया। अब इस विधेयक के लागू होने के बाद देश स्तर पर मुस्लिम समाज इस कानून का जो संशोधन हुआ उसका विरोध कर रही है। विरोध का तर्क यह है कि वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन किए गए हैं उस ट्रस्टी बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है। दूसरा, सरकार अब इस ट्रस्ट बोर्ड के अंतर्गत जो भी आय व्यय है उसके हिसाब किताब का ध्यान रखेगी। तीसरी बिंदु है कि जो भी कस्टोडियन पहले ट्रस्टी बोर्ड हुआ करते थे, अब इसकी देखरेख की जिम्मेवारी कलेक्टर के जिम्मे भी दी गई है। यानी कलेक्टर, जो जिले के कलेक्टर होंगे, वो इसकी सबसे पहला मजिस्ट्रेट होंगे जो किसी विवाद के मामले पे जांच करेंगे। अब तमाम तरह के वही अधिकार दिए गए हैं जो दीवानी कानून में मजिस्ट्रेट को पहले से दिए गए हैं भारत के कानून में। सवाल और भी है। सवाल यह है कि मुस्लिम इस मामले को लेकर जो विरोध कर रहे हैं उनका पहला तर्क यह है कि किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम समाज के इस ट्रस्टी बोर्ड में शामिल करने का औचित्य क्या है। दूसरा, कि जो वक्फ बोर्ड बिल के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है उसमें पहले जो दलील दी जाती थी कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर अपना दवा ठोक देती थी उसमें धारा 40 के तहत वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता था और इसमें अपील और दलील की गुंजाइश बाहर के किसी अदालत में नहीं हो पाती थी। तो तमाम तरह के विरोधाभास को लेकर इस पे बहस छिड़ी हुई है। हालांकि बहुत लोगों को अभी भी वक्फ बोर्ड बिल में क्या है और क्या नहीं है इसकी ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन विवाद पूरे देश स्तर पे छा गया है। इस विवाद की जहां तक अगर कहें कि इस कानून के लागू होने के बाद पूरे देश स्तर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने रैलियों के माध्यम से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। सबसे ज्यादा हिंसा हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले में जो हिंसा हुई है, धुलियान में जो हिंसा हुई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां इसकी न्यू 8-9 अप्रैल को ही पड़ चुकी थी और 10-11 तारीख को वहां व्यापक हिंसा हुए। सबसे बड़ा हिंसा धुलियान के क्षेत्रों में हुआ और मुर्शिदाबाद के उस इलाके में हुआ जब पिता पुत्र को घर से बाहर निकालकर हत्या कर दी गई और एक और व्यक्ति की भी जान चली गई थी, यानी कुल 3 लोग मारे गए थे। मुर्शिदाबाद में इस घटना के पीछे का तर्क भी यही दिया जा रहा है कि शुक्रवार के नमाज के बाद लोग प्रदर्शन के लिए बाहर निकले
और फिर करीब 300 घरों पर जो हिंदू घर हैं उन पर हमला बोल दिया गया। अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि भला 300 घरों को, दुकानों को चिन्हित करके निशाना क्यों बनाया गया, जबकि जिस इलाके में ये हमला हुए हैं वह हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों का भी निवास स्थान है, उनका भी आवासीय घर है। फिर हिंदुओं को चिन्हित किसने किया होगा? तो इसका मतलब है कि हमलावरों में कोई बाहर के भी रहे होंगे और लोकल भी। हालांकि इस मामले को लेकर अलग अलग राय है। केंद्र सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया गया है कि इस घटना के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है। खासतौर पे बांग्लादेशी टेररिस्ट जो संगठन है, जो उग्रवादी संगठन है, वो इस घटना को अंजाम देने में शामिल हो सकता है। और दूसरी जो बातें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता जो वहां इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदेहास्पद है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे तौर पर बीजेपी, बीएसएफ पर आरोप मढ़ रही है और विदेशी ताकतों का भी साजिश बता रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस साजिश के पीछे कहा कि इस राज्य को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया है और उन्होंने बीजेपी पर सीधे निशाना साधा है। खासतौर पे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन पर। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृह मंत्री पर सवाल उठा रही हैं, जबकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति और सिद्धांत पर सवाल उठा रही है और तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी वाकई एक खास वर्ग के प्रति सहानुभूति रख रही हैं और तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं? कुछ मामलों में ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह दी जा रही है कि जिस इलाके में यह घटना घटी है उस इलाके में अभी तक मुख्यमंत्री ने दौरा नहीं किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उस इलाके में, चूंकि अभी रिलीफ कैंप बने हुए हैं, वहां से करीब भारी संख्या में, मतलब मुर्शिदाबाद के इलाके में हिंदू समुदाय के सैकड़ों परिवार पलायन कर चुका है और कुछ लोगों को बीएसएफ के राहत शिविरों में रखा गया है। अभी भी 300 से ज्यादा जवान उस इलाके में तैनात हैं। यहां तक कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और वहां पे इस पूरे मामले की अपने स्तर से उसकी निगरानी में जांच भी हो रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट में दाखिल की है उसमें किसी बाहरी तत्व की भूमिका से इनकार किया गया है। यानी यह घटना लोकल राइट बताया गया है, ये लोकल दंगा बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ और भी तर्क दिए जा रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए थे जो संभवतः उस राज्य के न हो और वो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि जब ज्यादातर हमलावरों ने अपना चेहरा छिपा रखा था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो हमलावर थे वो सिर्फ विरोध करने के लिए अगर गए होते तो वो सड़क पर मार्च करते हुए चले जाते, लेकिन वो घरों को लूटे, महिलाओं के अस्मत के साथ खेले, दुर्व्यवहार किया, लोगों के संपत्तियों को लूटपाट की, दुकानों की लूटपाट की, शराब की बोतलें उठा ले गए और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक आतंकी कार्रवाई थी और एक खास समुदाय को टारगेट करने की साजिश थी और इसी साजिश को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और ममता बनर्जी इस पूरे मामले में निशाने पर है। कहा तो यह जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस इतना ज्यादा अपना रही है जिसका नतीजा पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार वहां के डेमोग्राफी को बदल रही है। सिर्फ मुर्शिदाबाद और 24 परगना के इलाके ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। तो मतलब यह हुआ कि वहां खतरा कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जब बीएसएफ बॉर्डर पर रहती है तो ये इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहे हैं, घुसपैठी आ रहा है, तो घुसपैठियों के रोकने की जिम्मेवारी भी तो केंद्र सरकार की बनती है। तो फेल्योरिटी किसकी कही जाएगी? यहां आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को घटनास्थल पे जाने से रोका है। कारण यह बताया
कि वहां स्थिति अभी फिलहाल सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद बोस नहीं माने और घटनास्थल पे गए और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, मृतक के परिजनों से मिले और उन्होंने अपने तरफ से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि पीड़ितों से जब वो मिल रहे थे तो पीड़ित उनका चरण पकड़कर, पैर पकड़कर रोते हुए जो शब्दों में बयां किया है उससे राज्यपाल भी भावुक हो गए और इस घटना को लेकर उन्होंने भी अपनी ओर से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। रिपोर्ट क्या जाने वाला है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ममता दीदी और राज्यपाल के बीच में अनबन बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट बोस भेजेंगे उस पर ममता बनर्जी को ऐतराज होना लाजमी है। ज्यादातर लोग इस वक्त में पश्चिम बंगाल के जो राज्य में विधि व्यवस्था खराब हुई है, हिंसा की जो घटनाएं हुई है और व्यापक तरीके से जिस प्रकार से हिंदू निशाने पर आए हैं, ऐसे में कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और ये बात ममता बनर्जी को नागवार गुजर सकती है। लेकिन इनसे इतर जो बड़ा विवाद आया है वो ये है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जो बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया है उससे ज्यादा हाय तौबा मचा हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दिशा निर्देश नहीं दे सकते, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अभी इस विवाद में मामला शांत भी नहीं हुआ था, तब तक एक और जो है विवाद खड़ा हो गया है और वह है निशिकांत दुबे ने तो और ज्यादा कड़ा बयान दे दिया है। निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं, झारखंड से आते हैं और उन्होंने जो बयान दिया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और सीजेआई का नाम लेते हुए चुनौती दे दी और कहा कि जब अदालतें ही सभी फैसला लेने लगेगी तो फिर ये लोकसभा और राज्यसभा और ये विधानसभा की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी को बंद कर देना चाहिए और इस पर विवाद छिड़ गया है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे पार्टी के बयान से अलग बताया है और सांसद निशिकांत दुबे का ये व्यक्तिगत बयान बताया है और अपने इस बयान से पार्टी का पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इससे मामला शांत नहीं पड़ा है। तीसरी बात जो सामने आई है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट और विधायिका में जो टकराव की स्थिति है वो धीरे धीरे इस समय बढ़ते जा रहा है और भी बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी मामलों से लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है? क्या भारत का लोकतंत्र जो पिछले 75 सालों में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र का नाम लिया जा रहा था, क्या ऐसे टकराव से भारत के लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा? इन सभी सवालों का जवाब हम सभी को ढूंढना है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो दोनों के अधिकार में टकराव होने की कोई गुंजाइश है? हालांकि कई मौके पर यह टकराव हुए भी हैं, लेकिन जो टकराव नहीं होने चाहिए वो ये है कि देश हित की जब बात आएगी तो टकराव नहीं हो तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधित कानून को स्थगित करने के मामले पर जो मांग रखा है उसमें यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं या तमाम जो उसके संपत्ति है वो काफी सैकड़ों साल पुराना है, तो वो आज के समय में कागजात कहां से लाएंगे और यहीं पर विवाद छिड़ गया है। दूसरे तरफ से भी ये आवाज उठ रही है, हिंदू संगठनों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसी मामले को लेकर, इसी तरह के मामले राम मंदिर के लेकर था जब अयोध्या में, तब फिर कागज कहां से लाए गए थे? तब राम मंदिर भी आस्था के सवाल थे, विश्वास का सवाल था और करोड़ों हिंदुओं के आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ अयोध्या में राम मंदिर का केस 500 वर्ष तक चला और उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो ये भी एक सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ज्यादा बड़ा है या फिर लोकतंत्र में विधायी अधिकार, कानून बनाने वाली संस्था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अधिकार बड़ा है और इस मामले को लेकर भी चर्चा हो रही है। दरअसल दोनों को आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, बराबर हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति
हमारे देश के सीजेआई करते हैं और सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संवैधानिक दृष्टिकोण से दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हैं। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रूप से काम करती है और तीनों की जो संवैधानिक अधिकार है उन सबको संविधान में लिखित है, वर्णित है। इसमें टकराव की स्थिति जब आती है तो यहाँ पर हमारे देश के लोकतंत्र होने के नाते विधायी शक्तियां ज्यादा दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून का कस्टोडियन है, यानी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जिस मामले में ज्यादा विवाद हो वहां कम से कम 5 जजों का जो बेंच है वही उसकी व्याख्या कर सकता है। तब सवाल यह उठता है कि सिर्फ 3 बेंच का जजों का फैसला इस आधार पर सुनवाई के लिए तैयार कैसे हो गई है, और यहां पर बहस बड़ी लंबी होती जा रही है। आगे भी इस विवाद पर चर्चा होना बाकी है। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विकास के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।